सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे कीमती खजाना है, लेकिन वो किसी तिजोरी में नहीं है। वो कुछ लोगों की याददाश्त में बंद है और वो लोग धीरे धीरे दुनिया से जा रहे हैं। आप क्या करेंगे? आज की कहानी ज्ञान को बचाने की इसी फ्रांटिक रेस की है। प्राचीन भारत में ज्ञान लिखा नहीं जाता था, उसे याद रखा जाता था। गुरु बोलते थे और शिष्य उसे अपने जहन में उतार लेते थे। तो सवाल यह है कि जब भगवान महावीर और बुद्ध दुनिया से चले गए, तो उनके उपदेशों को बचाने के लिए क्या किया गया? अगर मतलब कुछ नहीं किया जाता, तो क्या आज हम जिस जैन और बौद्ध दर्शन को जानते हैं, वो अपने असली रूप में मौजूद होता? और यहीं पर सभाओं या परिषदों की कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ कोई मीटिंग्स नहीं थी, ये एक तरह के कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट थे। हम्म। ये वो ऐतिहासिक मोड़ थे जहां तय किया गया कि इन धर्मों का भविष्य क्या होगा, अच्छा। कौन से विचार असली हैं और कौन से मिलावटी। ये ज्ञान को बचाने और उसे दिशा देने की सबसे बड़ी कोशिशें थीं। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। हम जैन और बौद्ध धर्म की उन सबसे जरूरी सभाओं को समझेंगे, जानेंगे कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इनका आयोजन कैसे हुआ, इनके पीछे का मकसद क्या था और इनके नतीजे कितने जबरदस्त थे। बिल्कुल, जिन्होंने इन धर्मों का नक्शा ही बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं जैन धर्म से। जैन सभाओं के पीछे एक बहुत सीधी और शक्तिशाली वजह की, आगमों को बचाना। और ये समझना जरूरी है कि आगम हैं क्या। ये कोई साधारण किताबें नहीं हैं। आगम भगवान महावीर के वो मूल उपदेश हैं जो उनके सबसे करीबी शिष्यों यानी गणधरों ने सीधे उनसे सुने और याद रखे थे। मतलब ये एक तरह से जैन दर्शन का सोर्स कोड थे। बिल्कुल। और इसी सोर्स कोड के करप्ट होने का या हमेशा के लिए डिलीट हो जाने का डर था। तो पहली जैन सभा की कहानी एक बहुत बड़ी आपदा से शुरू होती है। मगध में एक भयानक अकाल पड़ा जो 1-2 साल नहीं बल्कि कई सालों तक चला। दो हिस्सों में बंट गया। कुछ साधु भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए, जबकि बाकी आचार्य स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब सालों बाद अकाल खत्म हुआ और दक्षिण गए साधु वापस पटलिपुत्र लौटे। हाँ, उन्होंने देखा कि कुछ बदल गया है। जो आगम उन्हें शब्दशः याद थे और जो आगम उत्तर में रुके साधुओं को याद थे, उनमें फर्क आ चुका था। मतलब एक ही ज्ञान के दो वर्जन बन गए थे। बिल्कुल। ये एक क्राइसिस मोमेंट था। सोचिए, धर्म की बुनियाद ही हिल गई थी। इसी संकट को सुलझाने के लिए पहली जैन सभा बुलाई गई। कहां पर? इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, करीब 300 ईसा पूर्व। अध्यक्षता की आचार्य स्थूलभद्र ने, और उस वक्त मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, तो उन्हें राजा का सपोर्ट भी हासिल था। और उद्देश्य? उद्देश्य एकदम साफ था, बिखरे हुए ज्ञान को इकट्ठा करना और संघ को टूटने से बचाना। और इस सभा में हुआ क्या? क्या वे दोनों वर्जन्स को मिलाकर एक नया वर्जन बनाने में कामयाब हुए? उन्होंने कोशिश की। जो भी ज्ञान और उपदेश याद थे, उन्हें इकट्ठा करके दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया, पूर्व और अंग। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्या? दक्षिण से जो साधु लौटे थे, भद्रबाहु के अनुयायी, उन्होंने इस संकलन को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये अधूरा है और इसमें बदलाव किए गए हैं। एक मिनट, पूर्व और अंग, क्या इनमें कोई खास अंतर था? ये सिर्फ नाम है या इनका कोई गहरा मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। अंग का मतलब था हिस्से या लिम्स, यानी भगवान महावीर की मुख्य और सीधी शिक्षाएं। लेकिन पूर्व का मतलब था पहले का ज्ञान, वो 14 प्राचीन ग्रंथ जिनमें वो ज्ञान था जो महावीर से भी पहले के तीर्थंकरों से चला आ रहा था। ओहो, मतलब बहुत ही पुराना ज्ञान। जी, बहुत दुर्लभ और गहरा ज्ञान माना जाता था। विवाद का एक बड़ा कारण यही था कि स्थूलभद्र को सिर्फ 10 पूर्व ही याद थे, पूरे 14 नहीं। अच्छा। दक्षिण के साधुओं के लिए ये ज्ञान की शुद्धता से समझौता करने जैसा था। मतलब ये सिर्फ दो गुटों का मतभेद नहीं था, ये ज्ञान को लेकर दो अलग-अलग दर्शन का टकराव था। बिल्कुल। एक पक्ष कह रहा था, जो बचा है, जैसा भी बचा है उसे मान लो, ताकि कुछ तो सुरक्षित रहे। ये व्यावहारिकता थी, प्रैक्टिकल अप्रोच। हाँ। दूसरा पक्ष कह रहा था, अगर ज्ञान 100% शुद्ध नहीं है तो वो हमें स्वीकार नहीं। ये शुद्धता की मांग थी, और इसी प्योरिटी और प्रैक्टिकलिटी की बहस ने
जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर परंपराओं के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। तो यहीं से वो लकीर खींचनी शुरू हो गई थी। जी। तो पहली सभा एक तरह से नाकाम रही या कम से कम पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ? ज्ञान को बचाने की ये रेस तो अभी भी जारी थी। बिल्कुल जारी थी। कई सदियां बीत गईं। पहली सभा के लगभग 800 साल बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी में ये महसूस किया गया कि सिर्फ याददाश्त पर भरोसा करना अब मुमकिन नहीं है। साधुओं की स्मरण शक्ति कमजोर पड़ रही थी और आगम धीरे धीरे सच में लुप्त हो रहे थे। तब एक क्रांतिकारी फैसला लिया गया। और वो फैसला क्या था? वो फैसला था ज्ञान को अब लिखना ही होगा। लिखना होगा। जी, ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब तक जो परंपरा पूरी तरह मौखिक थी, उसे पहली बार लिपिबद्ध करने यानी पत्तों पर उतारने का फैसला हुआ। इसी मकसद से गुजरात के वल्लभी में दूसरी जैन सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमाश्रमण ने की। तो इस सभा में आखिरकार 12 अंग आगमों को ताड़पत्रों पर लिख लिया गया। आज श्वेतांबर परंपरा जिन ग्रंथों को अपना आधार मानती है, वो इसी वल्लभी सभा की देन है। लेकिन क्या दिगंबर परंपरा ने इसे मान लिया? नहीं। और यहीं पर दोनों परंपराओं का दृष्टिकोण एकदम अलग हो जाता है। श्वेतांबर मानते हैं कि वल्लभी में लिखे गए आगम ही प्रामाणिक हैं। वहीं दिगंबरों का मानना है कि मूल आगम तो सदियों पहले उसी भयानक अकाल के दौरान ही हमेशा के लिए नष्ट हो चुके थे। अच्छा, उनके अनुसार जो लिखा गया वो असली ज्ञान नहीं, बल्कि उसकी टूटी फूटी यादें मात्र हैं। ये दिखाता है कि सत्य और प्रमाण को लेकर दोनों परंपराओं में कितना गहरा अंतर है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि जैन धर्म ने ज्ञान को बचाने के लिए एक बहुत ही इनवर्ड लुकिंग रास्ता चुना। उसे इकट्ठा करो, लिखो और एक किले की तरह सुरक्षित करो। लेकिन जब यही सवाल बुद्ध के अनुयायियों के सामने आया, तो उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। हाँ, एक ऐसा रास्ता जो धर्म को भारत से निकालकर पूरी दुनिया में फैलाने वाला था। बौद्ध धर्म की कहानी मतलब संरक्षण के साथ साथ विस्तार और विभाजन की भी है। एकदम सही कहा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में उनके शिष्य इकट्ठे हुए। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, गुरु तो चले गए, अब उनके हजारों उपदेशों का क्या होगा? इसी सवाल के जवाब में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध सभा हुई। इसका आयोजन राजा अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ और अध्यक्षता की महाकाश्यप ने। तो इस पहली सभा का एजेंडा क्या था? वो क्या हासिल करना चाहते थे? उनका मकसद बहुत फोकस था, बुद्ध की शिक्षाओं को व्यवस्थित करना। इस सभा में 2 सितारे चमक कर उभरे। पहले थे उपाली, जिन्हें संघ के नियम कानून यानी विनय मुंहजबानी याद थे। ओके। उन्होंने विनय पिटक का पाठ किया। दूसरे थे आनंद, जो 25 साल तक बुद्ध के साथ उनकी परछाई की तरह रहे थे। अच्छा। उन्हें बुद्ध के सारे उपदेश और संवाद याद थे। उन्होंने सुत्त पिटक का पाठ किया। मतलब उन्होंने एक तरह से बुद्ध के ज्ञान की एक मेंटल लाइब्रेरी बना दी। हाँ, कह सकते हैं। एक हिस्सा नियमों का और दूसरा उपदेशों का। बिल्कुल। अभी कुछ भी लिखा नहीं गया था, लेकिन पहली बार बुद्ध की बिखरी हुई शिक्षाओं को 2 स्पष्ट पिटकों या टोकरियों में ऑर्गेनाइज कर दिया गया। एक स्ट्रक्चर दे दिया गया। जी, ये भविष्य के लिए एक नींव का पत्थर था। लेकिन स्ट्रक्चर बनाने से मतभेद तो खत्म नहीं होते। 100 साल बाद ही दूसरी बौद्ध सभा की जरूरत पड़ गई। यहाँ क्या गलत हो गया था? 100 साल में बहुत कुछ बदल गया था। कुछ भिक्षु संघ के नियमों में थोड़ी ढील चाहते थे। विवाद 10 नियमों को लेकर था और कुछ नियम तो आज सुनने में बहुत मामूली लगते हैं। जैसे क्या दोपहर के बाद खाना खा सकते हैं या क्या सोना चांदी दान में ले सकते हैं? तो क्या लंच के समय पर हुई बहस ने धर्म को बांट दिया? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन हाँ, ये सिर्फ खाने या पैसे का सवाल नहीं था, ये धर्म की आत्मा से जुड़ा सवाल था। अच्छा। ये दरअसल एक लड़ाई थी, क्या धर्म समय के साथ बदलना चाहिए या पत्थर की लकीर बना रहना चाहिए? ट्रेडिशन वर्सेस प्रोग्रेस। एग्जैक्टली। और इस एक लड़ाई ने बौद्ध धर्म को 2 फाड़ कर दिया। वैशाली में हुई इस सभा का नतीजा बहुत विस्फोटक था। बौद्ध संघ पहली बार 2 हिस्सों में टूट गया। कौन से 2 हिस्से? स्थिविरवाद, जिन्हें हम आज स्थिरवाद कहते हैं, जो नियमों में कोई बदलाव नहीं चाहते थे, और महासांख्यिक, जो नियमों में थोड़े लचीलेपन के पक्ष में थे। और फिर कहानी में एंट्री होती है सम्राट अशोक की। जी,
जो इस पूरे खेल को ही बदल देते हैं। ये तो एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट रहा होगा। ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अशोक के समय तक बौद्ध धर्म बहुत लोकप्रिय हो चुका था। लेकिन इस लोकप्रियता की एक कीमत थी। क्या? संघ में बहुत से ऐसे लोग घुस आए थे जो या तो गलत मकसद से आए थे या बौद्ध दर्शन को ठीक से समझते नहीं थे और अपने मन गढ़ंत विचार फैला रहे थे। संघ की शुद्धता खतरे में थी। तो अशोक ने इस मिलावट को रोकने के लिए क्या किया? उन्होंने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन करवाया, लगभग 250 ईसा पूर्व में, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्से ने की। इस सभा के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला संघ का शुद्धिकरण करना। हजारों फर्जी भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया गया। और दूसरा अभिधम्म पिटक का संकलन। ये तीसरा पिटक था जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का गहरा दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण था। तो इसी के साथ त्रिपिटक पूरा हुआ। जी। लेकिन इस सभा का सबसे बड़ा नतीजा तो कुछ और ही था, है ना? कुछ ऐसा जिसने बौद्ध धर्म को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, और वो था अशोक का एक फैसला। इस सभा के बाद ही अशोक ने तय किया कि बुद्ध का संदेश सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। अच्छा। उन्होंने अपने बेटे बेटी समेत कई धर्म प्रचारकों को श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और पूरी दुनिया में भेजा। मतलब बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म बनाने का रास्ता यहीं से खुला। बिल्कुल। अगर ये सभा और इसका शुद्धिकरण ना होता तो शायद अशोक बौद्ध धर्म को इतने बड़े पैमाने पर फैलाने का आत्मविश्वास कभी नहीं जुटा पाते। तो पहली सभा ने ज्ञान को इकट्ठा किया, दूसरी ने उसे बांट दिया और तीसरी ने उसे शुद्ध करके फैला दिया। अब चौथी सभा की बारी। इस समय तक तो बौद्ध धर्म अंतर्राष्ट्रीय हो चुका था, लेकिन इससे एक नई समस्या पैदा हुई होगी। बिल्कुल। जब कोई विचार दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचता है तो वहां की संस्कृति और सोच के हिसाब से ढलने लगता है। पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध धर्म की कई अलग अलग विचारधाराएं बन चुकी थीं। इसी माहौल में कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर में चौथी बौद्ध सभा हुई। और इस सभा का नतीजा तो शायद सबसे क्रांतिकारी था। हाँ, यहीं से महायान का उदय हुआ, है ना? हाँ, इस सभा को महायान बौद्ध धर्म के औपचारिक उदय का प्रतीक माना जाता है। यहाँ कई बड़े बदलाव हुए। पहली बार बौद्ध ग्रंथों को पाली भाषा की जगह संस्कृत में लिखने पर जोर दिया गया, जो उस समय ज्ञान और दर्शन की भाषा थी। भाषा भी बदल गई। जी, दर्शन और भी गहरा हो गया। बुद्ध को अब सिर्फ एक महापुरुष नहीं, बल्कि एक अलौकिक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा। और बोधिसत्व का आदर्श सामने आया, यानी वो व्यक्ति जो खुद का निर्वाण रोककर दूसरों की मदद के लिए संसार में रहता है। इसने बौद्ध धर्म को एक नया, भक्तिपूर्ण और दार्शनिक आयाम दिया। बिल्कुल। तो अगर पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो क्या ये कहना सही होगा कि जैन सभाएं मुख्य रूप से संरक्षण की एक डिफेंसिव कहानी है, जबकि बौद्ध सभाएं विस्तार और विभाजन की एक ऑफेंसिव कहानी कहती हैं? ये एक बहुत अच्छा समरी पॉइंट है, पर मैं इसमें एक और परत जोड़ना चाहूंगी। बताइए। जैन सभाओं का फोकस था बचाना, जबकि बौद्ध सभाओं का फोकस था समझाना और फैलाना। और जब भी आप किसी विचार को दूर दूर तक फैलाते हैं तो उसका बदलना और बंटना लगभग तय हो जाता है। सही बात है। ये सभाएं अपने अपने धर्मों की रीढ़ की हड्डी थीं। इनके बिना ना तो आज हमारे पास आगम होते, ना त्रिपिटक, और ना ही हम जैन और बौद्ध दर्शन को उसके मौजूदा स्वरूप में जानते। इन्होंने ही इन धर्मों को समय की कसौटी पर खरा उतरने में मदद की। ये सोचना वाकई हैरान करता है। इन सभाओं ने मौखिक ज्ञान को लिखित ग्रंथों में, स्थानीय दर्शन को विश्व धर्म में, बिल्कुल, और एक गुरु की आवाज को करोड़ों लोगों की आस्था में बदल दिया। ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। प्राचीन काल में जब ज्ञान को बचाने के लिए इतने बड़े संगठित प्रयास किए गए, तो आज के डिजिटल युग में जहां कोई भी जानकारी एक क्लिक में बनाई, बदली या मिटाई जा सकती है, हम ज्ञान की प्रामाणिकता और उसकी पवित्रता को कैसे सुनिश्चित करते हैं?